नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव जी, जो अभी कांग्रेस पार्टी से फिलहाल बाहर हैं, मगर नगरीय निकाय चुनाव आते ही उनकी राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है। उनकी इसी सक्रियता को देखते हुए आज हम उनसे खास बातचीत के लिए पहुँचे हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। सामने जो है अभी एक बड़ा सवाल आता है, आपको लेकर लोगों के बीच एक सबसे पहले चर्चा होती है कि आपने लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंच में रहते समय आपने कार्यकर्ताओं का दर्द और अपनी बात कही और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। जी। अब पार्टी जो है उन लोगों को घर वापसी करा रही है, इसे लेकर आपका क्या कहना है? क्या आपसे पीसीसी की कोई बातचीत हुई है या फिर क्या कदम अभी आप उठाएंगे? ईमानदारी से कहूँ, मैं एक्चुअल में मेरी बेबाक बात करने की आदत है, तो ईमानदारी से कहूँ तो मुझको वहाँ से मैसेज था कि मैं आवेदन करूँ, लेकिन मैंने उनको कहा कि आवेदन करने का मतलब ये है कि मैं कहीं अगर गलत नहीं हूँ तो आवेदन मैं किस बात के लिए करूँ, क्योंकि मैं पीसीसी का मेंबर था और मुझको निष्कासित किया गया, जिला कांग्रेस कमेटी ने निष्कासित किया। तो वो अधिकार जिला कांग्रेस कमेटी के पास है नहीं, तो मेरा निष्कासन ही गलत है। तो मैंने ये बात पीसीसी में अपनी बात को रख दी है, बाकी उनका अपना निर्णय है, जो निर्णय करेंगे मुझको मानना है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि उस समय जिस तरीके से नाराजगी आपकी जो सामने आई, उसमें कांग्रेस कमेटी को लेकर भी आपकी नाराजगी है या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो सांसद का चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं, उनके मित्र विधानसभा चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं, हालांकि दोनों में हार का सामना करना पड़ा, तो कार्य प्रणाली को लेकर किस चीज को लेकर आपकी कर देता हूँ? मुझको पार्टी से कहीं कोई नाराजगी नहीं थी। मैं चूंकि जब से होश संभाला तब की कांग्रेस की राजनीति किया और मुझको पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से कहीं कोई नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी व्यक्तिगत उनके कार्यशैली को लेकर थी, व्यक्तिगत भी नहीं, कार्यशैली को लेकर थी। और हमने जो देखा, जो लोगों ने संघर्ष किया जब हम सत्ता में नहीं थे, और जो संघर्ष किया और सत्ता आने के बाद जो लोगों से दुर्व्यवहार किया गया, जो लोगों को उपेक्षित किया गया, उस बात को लेकर नाराजगी थी। और बात मैंने फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि मैंने पार्टी फोरम में रखी और मुझको लगता है कि पार्टी फोरम में अपनी बात कोई भी कार्यकर्ता रख सकता है, और मैंने अगर अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं की बात रखी, आम जनता की बात रखी, तो मुझको लगता है कि कहीं कोई गलत नहीं है। और इसी में आज भी मैं अडिग हूँ और इसलिए न मैं किसी से माफी मांगूंगा ना, और इस बात को लेकर मैं तो आवेदन करूंगा। क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, राजनीतिक चर्चाएं तो काफी समय से चल रही है और वो कल के बाद से और तेज हो चुकी है। इस बीच आपकी स्पष्टता से ये एक जवाब हम न्यूज अकाउंट की टीम अपने दर्शकों को बताना चाहेगी कि अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दोनों का जो है ऐलान हो गया। इन दोनों चुनाव में आपकी भूमिका क्या है? मैं जब जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से मिला जुला और पूरे जिले का दौरा किया था। मैं जब से होश संभाला, मेरा राजनांदगांव से मैं सुंदरा रहता हूँ, मतलब मेरा गांव जो है 5 किलोमीटर दूर है, तो मेरी पूरा सुबह से शाम तक मेरा जीवन राजनांदगांव में गुजरा है। और एक एक मोहल्ले से, एक एक नेताओं से, एक एक कार्यकर्ताओं से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है। चूंकि राजनांदगांव में पंचायत का चुनाव लड़के मैं उपाध्यक्ष बना, और तो अब मैं जब शहर आता हूं और शहर की जब दुर्दशा देखता हूं, मैं एक दो उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। जब मैं आता हूं कि राजनांदगांव को 2 भागों में बांट दिया जाता है और हम सब चुप रहते हैं। फ्लाईओवर के नाम पर राजनांदगांव को 2 भागों में बांटा गया। आज भी मैं देखता हूं कि शहर के कई वार्ड पानी के लिए तरस रहे हैं। आज़ादी कितने साल बाद भी अगर राजनांदगांव नगर निगम में वार्ड के लोग अगर पानी के लिए तरस रहे हैं, देखता हूं कि कोई आयुक्त अपनी मतलब दादागिरी से किसी एक सागर के पास जो बना हुआ इतना बढ़िया, लोग जो घूमने जाते हैं, उसमें अगर शौचालय चौपाटी बनी है, उसमें आप शौचालय का निर्माण कराते हो, तब मुझको लगता है आप लोगों ने प्रदर्शन मैंने प्रदर्शन भी किया और उसका आपके ऊपर हालांकि अज्ञात है, पर वो शासन मैं तो आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, अज्ञात है, उसको नामजद करें। मैं था वहां पे और आपके माध्यम से सारे लोगों को, ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब जब आप ऐसा काम करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये काम राजनांदगांव के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है, जिसको शहर की जनता ने जिम्मेदारी और जवाबदारी दी है, चाहे वो निगम हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो।
ये काम उनका था। पर मैं अगर शहर में आता हूँ और मुझको जब दिखता है कि यहाँ गलत हो रहा है, हमारी जो धरोहर है उसको अगर कोई अधिकारी नष्ट कर रहा है, तो मुझको लगता है कि हमको इसका विरोध करना चाहिए। और मुझे कोई संकोच नहीं है इसका विरोध करने में। मैं जब देखता हूँ कि 2-2 करोड़ के जब रोड बनते हैं और 2 महीने में जब उखड़ जाते हैं, तो मुझको लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए। और इन्हीं सब बातों को लेकर मुझको लगता है, और जनता से जब मैं मुलाकात करता हूँ तो मुझको लगता है कि राजनांदगांव में भी चुनाव लड़ना चाहिए। और अभी तो मैं लोगों से मिलजुल रहा हूँ और लोगों का आशीर्वाद और उसने 2 मिनट रुकूंगा और ये पूछूंगा एकदम स्पष्टता कि आप लगभग आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप नगर निगम में महापौर का चुनाव लड़ने का मन बना चुके। आप इस बार एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कांग्रेस से आपकी कोई बात हुई है कि आप वापसी होगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं स्पष्ट कर देता रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी मुझको योग्य समझती है तो मुझको टिकट देगी तो जरूर मैं उसका सम्मान करूंगा और पार्टी फोरम से पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मैं काम करूंगा। और अगर नहीं मिली तो नहीं लड़ेगी तो मैं तो निर्दलीय, मैं कह रहा हूं, मैं लोगों से संपर्क कर रहा हूं और लोगों का जो प्यार और स्नेह जो मुझको मिल रहा है, मैं बिल्कुल उनके अधिकार की लड़ाई में उनके साथ मिलकर। आपके इस जवाब पे एक ये सवाल है कि आपने जो अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो ग्रामीण राजनीति से शुरुआत की, जिला पंचायत सदस्य चुने गए, फिर उपाध्यक्ष और उसके बाद लंबे समय तक सक्रिय रहे। ग्रामीण राजनीति से शहरी राजनीति में आना आसान नहीं माना जाता है, इसको लेकर आप, क्योंकि दोनों जगह की समस्याएं अलग होती है, मुद्दे अलग होते हैं, इसको लेकर एक दोनों चीजों की समझ को लेकर और लोगों की मेंटलिटी को समझने का जो पावर है, इसको लेकर आप नहीं, थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूँ समस्याएं सब वही हैं जो यथावत हैं। समस्याएं जो गांव में हैं वो शहर में भी वही समस्याएं। मैं अब ग्रामीण वार्ड में जब घूमता हूँ तो ग्रामीण वार्ड, इतने साल हो गए ग्रामीण वार्ड को शहर में मिले हुए, लेकिन आज भी वो उनकी स्थिति वही है जो एक गाँव में किसी ग्राम पंचायत की स्थिति है। तो उनकी लड़ाई आकर लड़ेगा कौन? उनकी मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलने चाहिए, टैक्स तो वो भी दे रहे हैं, तो उनको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? उनको पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? आज भी इतने साल बाद उनको पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो मुझको लगता है कि शहर के जो समस्याएं हैं उनकी लड़ाई अगर कोई नहीं लड़ेगा, उनकी आवाज अगर कोई बुलंद नहीं करेगा, और आपने जहां कहा कि कितना कैसे संभव होगा, मेरा जहां तक मानना है, मैं लड़ूंगा नहीं तो जीतूंगा कैसे? तो मैं ऐसे चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मुझको लगता है कि मैं इन नेताओं से कभी कोई घबराता नहीं। हाँ, जनता जरूर, हमारे लोकतंत्र में जनता से बड़ा मैं मानता हूं कि कोई नहीं है। जनता का आशीर्वाद रहा तो मुझको लगता है कि बड़े बड़े लोग धाराशाही हो जाते हैं, और जनता अगर मुझको साथ और सहयोग देगी तो जरूर हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और मुझको लगता है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लगभग ये तय है खुले तौर पर, आपने कहा कि आप एक प्रत्याशी के तौर पर महापौर का चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। प्रमुख 3 बड़े मुद्दे आप बता दीजिए जिसको लेकर आप पब्लिक के बीच जाएंगे राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में। भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, पानी में सबसे मूलभूत सुविधाएं तो लोगों को पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। आज हमारे राजनांदगांव में हाँ की इतनी बड़ी पहचान है, एस्ट्रोटर्फ आपने बना दिया, लेकिन उसकी दुर्दशा कितनी है। राजनांदगांव में पानी आज भी नगर निगम के लोग, वार्ड के लोग भरे बरसात में और ठंड में पानी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। अगर मैं अपने आप को नेता कहूं तो मेरे लिए भी शर्मनाक बात है कि राजनांदगांव के आज भी वार्ड के लोग अगर पानी के लिए तरस रहे हैं, धरना प्रदर्शन। आज स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में राजनांदगांव में बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपने दिया, लेकिन आपको पता होगा कि रोज कुछ ना कुछ डॉक्टर वहां से छोड़कर अभी 25 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया था। आज वो हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल स्ट्रक्चर खड़ा होना हमारी उपलब्धि नहीं है। हम वहां ये देखें कि हम बिल्डिंग आपने खड़ा कर दिया, लेकिन वहां वो मूलभूत सुविधाएं, क्या लोगों का इलाज हो पा रहा है? आप देखिए, रिफर सेंटर बन गया वो राजनांदगांव के हॉस्पिटल जो रिफर सेंटर बन गए। अधिकतर जो है मरीज जो है वहां से रिफर कर दिए जाते हैं। जब आपने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज दिया है, सारी सुविधाएं आपने जब उपलब्ध कराई, तो आदमी को वहां से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इसकी आवाज आखिर उठाएगा कौन? तो मैं फिर कह देता हूं, आप सत्ताधारी जो लोग रहते हैं वो आवाज नहीं कर सकते कि सत्ता के उनके आका नाराज हो जाएंगे। विपक्ष के लोग, पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा आवाज, लेकिन हाँ जरूर मैं अपनी अगर बात कहूं तो मैं जब सत्ता में साथ में था तो भी मैं अपने पार्टी या फिर पार्टी के बाहर भी बात करता था
क्योंकि हम जनता के लिए जवाबदार होते हैं, जवाबदेही होते हैं, और जनता को अगर कोई समस्या आती है तो उसकी आवाज जरूर बुलंद करना चाहिए। मुझको किसी भी नेता से कोई परहेज नहीं है, ना व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी है, लेकिन हाँ, हम सारे लोग जनता के प्रति जवाबदार हैं। आप सफाई का देख लो, सफाई में करोड़ों रुपया खर्च होते हैं, क्या वार्ड में सफाई हो पा रहे? और इसकी मॉनिटरिंग आखिर करेगा कौन? मैं अगर जिम्मेदार व्यक्ति हूं, अगर नगर निगम में बैठा हूं, मैं विधायक हूं, मैं सांसद हूं, अगर जिम्मेदार पद में हूं तो मेरे को उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो वो दोषी नहीं है, दोषी हम हैं जो हम उस कुर्सी पर बैठे हैं। तो मुझको लगता है इन सारी समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता का अगर आशीर्वाद मुझको मिला तो जरूर हम इसकी लड़ाई आगे जारी रखेंगे। अगर सिस्टम की बात की जाए जी तो उस पर एक सवाल उठता है, जैसा आपने एक निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ने की बात कही, और भी लोग आएंगे जो इस मंच पर खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान पे आएंगे, कांग्रेस से भी, बीजेपी से। उसके बाद जो कोई भी जीत कर आएगा, ये आपके लिए भी नई बात नहीं है, आप क्योंकि राजनांदगांव में ऐसी पहले परिपाटी रह चुकी है निर्दलीय के तौर पर। जी, हम लोगों ने हम लोगों ने लड़ाया था, विजय पांडे को हम लोगों ने निर्दलीय लड़ाया था, जीता। ठीक उसी पद पे आप भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं जनहित के मुद्दों को लेकर। एक सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस और बीजेपी और जो भी चुनाव मैदान में, तीनों के लिए एक बड़ी है कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सबसे पहली समस्या जो हर 30 तारीख को उठती है, वो उपजती है, और उसका अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। कांग्रेस भी रह चुकी है सत्ता में, बीजेपी भी। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है, इसके लिए क्या प्लान होगा? एक बड़ा सवाल। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो आदमी काम करता है, आपके यहाँ कर्मचारी है, 30 तारीख या 1 तारीख, हाँ ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनते रहता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो उनको अपना भुगतान तो होना चाहिए। वो अपना घर परिवार कैसे चलाए, इसीलिए तो यही तो आवश्यक, मैं इसीलिए तो चुनाव लड़ने की बात कर रहा हूँ। तो सत्ता में क्या बैठे हमारे यहाँ लोग जो हैं, मैं कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, दोनों दलों की बात कर रहा हूं, जो जनप्रतिनिधि ने चुना, चाहे कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आए चाहे भाजपा के, तो क्या उन लोगों का दायित्व नहीं है कि हम पहले, सबसे पहले जो हमारे जो कर्मचारी, हम उनके वेतन की व्यवस्था करें? तो क्या किसी ने आवाज उठाई आज तक? हमारा पहला काम होगा, जो हमारे यहाँ कर्मचारियों को सिर्फ आश्वासन ही नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, हम आपके माध्यम से उन कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, आपके 30 तारीख आपका पूरा हो तो सबसे पहली लड़ाई आपके लिए होगी कि आपका वेतन, अगर मैं आपको काम करा रहा हूं तो मेरा दायित्व है, आपका घर परिवार है, घर परिवार कैसे चलेगा? 3-3 महीने आप वेतन नहीं दे, तो सबसे पहली लड़ाई हम उनकी लड़ेंगे। हम सारा काम नहीं होगा, पहले आप उनका वेतन दें। तो ये सारी लड़ाई, यही तो अधिकार की लड़ाई है। हम तो जनता, केवल मैं जनता के अधिकार की लड़ाई की बात कर रहा हूं, वहां कर्मचारी हैं, जनता है जो वोट करती है। गुड़ाकू लाइन चाहिए, आप इतने बड़े गुड़ाकू लाइन हो चाहे सदर लाइन हो, आप कोई बाहर का आदमी वहां खरीदी करने आता है, किसी को बाथरूम अगर जाना होगा तो वहां वो शौचालय की आपने कहीं कोई व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था नहीं करी, ये क्या व्यवस्था है मुझको बताओ। तो शहर की जो ये मूलभूत समस्याएं होती है, मूलभूत समस्याओं का आज आप इतने दिन तो निराकरण नहीं कर पाए, यही हमारी लड़ाई है। इन सारी समस्याओं को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और मुझको लगता है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद और स्नेह मुझको मिलेगा, और ये लड़ाई वहीं नहीं रुकेगी, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। बस मैं चाहता हूं कि ये जो सिस्टम है, जो लोग एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, नेता अधिकारी के ऊपर डालते हैं, अधिकारी नेता के ऊपर डालते हैं, ये नहीं चलेगा। जिम्मेदारी तय होगी, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। अगर आपको हमने उस कुर्सी पर बिठाया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब ये मूलभूत समस्या है उनका निराकरण करें। आप इस चीज से नहीं नकार सकते कि यार ये तो शासन की समस्या है, या तो कलेक्टर की है, या कमिश्नर की है, या किसी भी कर्मचारी को, हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जो जिम्मेदारी होगा वो तय करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करेगा, उसको उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी और उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इस बात का मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपके लोगों को इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ, और जो मुझको जानते हैं वो बात को अच्छी तरह समझते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वही काम होगा। आपने देखा, एक बार फिर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र दास वैष्णव जी के वही तेवर बरकरार हैं जो विधानसभा, लोकसभा चुनाव और जब ये खुद चुनाव लड़ते थे ग्रामीण एरिया से, तो जो तेवर थे वो आज भी नगर निगम चुनाव में उतरने से पहले वही तेवर दिखाई दे रहे हैं। आपको न्यूज अकाउंट चैनल की तरफ से भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दर्शकों को कहेंगे कि ऐसे ही तेवर बनाए रखने वाले दाऊ जी आज हमारे बीच थे, और आगे भी ये जो बात कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से वो आप तक पहुंचाई जाएगी। जी, सबको नमस्कार।